नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण की कक्षा में। साथियों, आज हिंदी व्याकरण की कक्षा में हम पढ़ेंगे व्यंजन। साथियों, इससे पहले की कक्षा में हमने स्वर पढ़े, तो हम वर्ण विचार पढ़ रहे हैं और वर्ण विचारों में हमने जो स्वर थे उनका अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन की परिभाषा जो होती है वो क्या होती है। तो देखिए, यदि हम व्यंजन की परिभाषा की बात करें तो जैसा कि आपको हमने पिछली कक्षा में बताई कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, यानी कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, अपन व्यंजन कहते हैं। यानी कि जो भी वर्ण हैं, अगर उनको हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं तो फिर वो क्या कहलाते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें व्यंजन कहते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये तो हुई व्यंजन की परिभाषा, यानी कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपन व्यंजन कहते हैं। जबकि जो स्वर थे वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते थे, उनको हम किसी की सहायता से नहीं बोलते थे, वो स्वतंत्र रूप से क्या होते थे, उच्चारित होते थे। तो अब अपन को व्यंजन पढ़ने हैं। तो व्यंजन की परिभाषा हमने देखी। साथियों, जो अपने व्यंजन हैं उन व्यंजनों को हमने मुख्य रूप से 3 भागों में बांट रखा है। ठीक है, यानी कि जो व्यंजन है, यदि इनकी संख्या की बात करें हम तो ये कितने होते हैं, व्यंजन की जो संख्या है उस संख्या की यदि बात की जाए तो मूल रूप से 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33 होते हैं। और जो 33 हैं इनको हमने किस प्रकार से विभाजित किया है, देखो। जो एक तो होता है स्पर्श व्यंजन, क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन। एक होता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो देखिए, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, जो अपने 5 वर्ग हैं, यानी के से के, चे, टे, ते, पे, ये पांचों की पांचों जो वर्ग हैं, यानी के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। यानी कि ये जो 5 वर्ग हैं अपने, इन पांचों वर्गों में 5 5 के वर्ग का मतलब है कि के पूरा वर्ग, जैसे क ख ग घ इंगा, ऐसे छ छ जे जे इंगा, से टे ठे डे ढे ने, और ते थे दे दे ने, पे फे बे भे में। कहने का मतलब ये हुआ कि जो क से मैं तक हैं, ये क्या है, ये जो है क से मैं तक, क से मैं, यानी कि इनको अपन क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, कैसे मैं तक के जो वर्ग हैं उनको क्या कहते हैं, अपन उनको कहते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं अपन, यानी कि कैसे मैं तक जो भी हैं उनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन के बाद हम जो अंतस्थ व्यंजन हैं उनकी बात करें तो देखो, अंतस्थ व्यंजन, जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। ठीक है, 4 कौन कौन से होते हैं, ये रे ले वे, ये रे ले और वे, इनको क्या कहा जाता है, इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और 4 ही होते हैं ऊष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म कौन से होते हैं, शे, शे, से और है। ये 4 क्या है, ये 4 ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, तो देखो, ये स्पर्श व्यंजन हो गए 25, ये अंतस्थ हो गए 4, और ये हो गए ऊष्म 4। तो 25 4 29 और 4 33, कुल मिलाकर की संख्या 33 हो गई। यहाँ तक कितने हो गए, ये
ये हो गए 33 कुल व्यंजन। लेकिन जैसे हम बात करें भाई एक स्पर्श व्यंजन भी है, जैसे संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन भी 4 हैं। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। जैसे संयुक्त व्यंजनों की बात करें हम, एक क्षय, त्रय, जय और एक ये श्रेय। इनको संयुक्त व्यंजन माना जाता है क्योंकि इनकी जो रचना हुई है, इनका जो निर्माण हुआ है वो अलग अलग व्यंजनों से, मात्राओं से मिलकर के हुआ है। जैसे हम कहें ये नक्षत्र, इसका जो निर्माण हुआ है वो क प्लस श प्लस ए से हुआ है, त्रय का ते प्लस रे से हुआ है, और जे का जे प्लस यहाँ से हुआ है, और ये जो है श्रेय, इसका श प्लस रे से हुआ है। तो इस प्रकार ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये भी 4 हैं। ठीक है। तो इन संयुक्त व्यंजनों के अलावा और भी, जैसे अपन बात करें भाई, ये उत्क्षिप्त व्यंजन और होते हैं 2। आपने देखा होगा जो ड और ढ आता है वो उत्क्षिप्त व्यंजन भी होते हैं। ठीक है, उनको हम आगे पढ़ लेंगे। ये उत्क्षिप्त, जिनको ताड़नजात कहा जाता है, ये उत्क्षिप्त जो है, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त कौन से हैं? एक तो ये वाला ड, जिसके नीचे बिंदी लगती है। ठीक है, और एक वाला ये ढ, ये वाला, इनको हम क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त कहते हैं, या फिर क्या कहा जाता है? इनको ताड़नजात भी कहा जाता है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो ये स्पर्श, ये व्यंजन, इनके कुछ भेद हमने देखे हैं। अब साथियों हम आगे बढ़ते हैं और व्यंजनों के जो हम भेद पढ़ेंगे वो मुख्य रूप से 2 आधारों पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इनके भेद देखते हैं। साथियों व्यंजनों के भेदों की बात करें हम तो 2 आधार लेंगे। एक है लेंगे हम प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, और दूसरा हम पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। यानी कि व्यंजनों के हम भेद पढ़ने वाले हैं, और जो भेद पढ़ेंगे अपन उनके मुख्य रूप से 2 आधार लेंगे। एक लेंगे हम कि प्रयत्न के आधार पर, दूसरा लेंगे उच्चारण के आधार पर। तो देखो, सबसे पहले हम प्रयत्न के आधार पर बात करते हैं। ये वाला जो है प्रयत्न के आधार पर। अब प्रयत्न के आधार पर यदि हम बात करें तो जो हमारी स्वरतंत्रियाँ होती हैं, ठीक है, इनको भी हम, प्रयत्न को भी 2 भागों में बांट सकते हैं। तो देखो, जैसे एक तो स्वर तंत्रों में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर जो हमारी स्वरतंत्रियाँ होती हैं उनमें कंपन के आधार पर यदि बात करें हम, तो कंपन के आधार पर अपन इनको 2 भागों में बांटेंगे। नंबर 1 घोष वर्ण, और दूसरा हम पढ़ेंगे कि अघोष वर्ण। अघोष वर्ण, ये 2 भेद अपन पढ़ेंगे। अब देखो, घोष और अघोष क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम घोष वर्णों की बात कर लेते हैं कि घोष वर्ण क्या होते हैं। तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण से स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, यानी कि जिन व्यंजन वर्णों का अपन उच्चारण करते हैं और उच्चारण करने से स्वर तंत्रों में क्या होता है? कंपन होता है, उनको हम घोष या सघोष कहते हैं। इस परिभाषा को दोबारा समझिएगा कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करने से हमारी जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं उनमें क्या होता है? कंपन होता है, तो उनको हम घोष या सघोष कहते हैं। इनको घोष को सघोष भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं? एक प्रत्येक वर्ग का तीसरा, देखो इसको ध्यान रखें अपन। नंबर 1
प्रत्येक, चलिए इधर लिख देते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा जो वर्ण है वो क्या है, वो सघोष है। ठीक है। चौथा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण वो क्या है, वो घोष या सघोष कहलाता है। ठीक है। प्लस सभी स्वर, सभी जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी सघोष होते हैं। तो देखो जैसे तीसरा, चौथा, पांचवा है, इसका मतलब जैसे अपना के वर्ग ले लिया अपन ने, अब के वर्ग का तीसरा यानी कि एक तो गे, घे और ञ, ये क्या हो गए, ये हो गए घोष या सघोष। ऐसे ही चे वर्ग लिया अपन ने, अब चे वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा लगाओ, यानी कि जय, झे और ञ, ये ले लीजिए। और टे वर्ग जो है, टे वर्ग का भी तीसरा, चौथा, पांचवा से डे, ढे और अणे। और ते वर्ग है जैसे, अब ते वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा दे, धे और ने। ठीक है। और पे वर्ग, पे वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा बे, भे और में। ये क्या हो गए, ये सारे के सारे क्या हो गए, सघोष हो गए। ठीक है। तो इस प्रकार से प्लस सारे के सारे स्वर, तो ये क्या है, ये सघोष वर्ण कहलाते हैं। अब वो जो सघोष वर्ण है ये इनकी संख्या लगभग 31 होती है। तो ये सघोष हैं। अब हम बात करते हैं जो अघोष वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं। देखिए थोड़ी देर के लिए अपन इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं अघोष वर्णों की। अघोष वर्ण, अब देखिए साथियों, आपने जब हमने सघोष पढ़ा तो सघोष की परिभाषा क्या पढ़ी हमने, ये पढ़ी कि जिन वर्णों के उच्चारण से हमारी जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं उनमें क्या होता है, कंपन पैदा होता है, उनको हम क्या कहते हैं, सघोष या घोष वर्ण कहते हैं। अब लेकिन जिनके उच्चारण से हमारी स्वर तंत्रियों में कोई कंपन पैदा नहीं होता है तो उनको क्या कहा जाता है, उनको अघोष कहा जाता है। तो ऐसे वर्ण व्यंजन जिनके उच्चारण से हमारी स्वर तंत्रियों में किसी प्रकार का कोई कंपन उत्पन्न नहीं होता है उनको हम कहते हैं अघोष वर्ण। ठीक है। अब अघोष वर्ण कौन से होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं जो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण है और प्लस में इनके साथ साथ में से, शे और शे, ये भी क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो देखो जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, जैसे अपन ने ले लिया के वर्ग ले लिया, अब के वर्ग का पहला दूसरा कौन सा है, एक तो के और एक खे। ऐसे ही चे वर्ग, चे वर्ग का चे और छे, जे वर्ग का एक जे और एक झे, ये पहला दूसरा है। ऐसे ही ये टे वर्ग, टे वर्ग का पहला दूसरा कौन सा होगा, टे और ठे। ऐसे ही ते वर्ग, ते वर्ग का पहला दूसरा कौन सा है, ते और ठे। और पे वर्ग का पहला और दूसरा कौन सा है, पे और फे। प्लस ये शे और शे, तीनों से, इनको क्या कहते हैं अपन, अघोष वर्ण कहते हैं। तो साथियों ये स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हमने वर्णों के दो भेद कर दिए, ये घोष वर्ण और अघोष वर्ण। साथियों चूंकि हम व्यंजन पढ़ रहे हैं लेकिन साथ साथ में आपको स्वरों का भी बताते जा रहे हैं कि स्वर भी क्या हैं, सारे जो स्वर हैं वो घोष वर्ण हैं, सघोष वर्ण कहलाते हैं। अब घोष वर्ण क्या है, जिनमें क्या होता है कि जब हम इनको बोलते हैं, उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्रों में क्या होता है, कंपन पैदा होता है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण है, व्यंजन है, वो क्या है, वो है
घोष या सघोष। ऐसे ही अघोष वर्ण जिनका उच्चारण करने से स्वर तंत्रों में किसी प्रकार का कंपन पैदा नहीं होता है, उनको हम कहते हैं अघोष वर्ण। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण प्लस में से और से, इनको अपन क्या कहते हैं, इनको कहते हैं अघोष वर्ण। तो साथियों ये हमने पढ़ा स्वर तंत्रों में कंपन के आधार पर भेद। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों, अब हम प्रयत्न के आधार पर दूसरा भेद पढ़ते हैं। देखो अपन को पढ़ना है प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर वर्गीकरण करेंगे हम कि जो प्राणवायु है उसके आधार पर। अब प्राणवायु का मतलब ये होता है कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर से, हमारे मुख से कितनी वायु बाहर निकलती है उसको प्राणवायु कहा जाता है। तो प्राणवायु के आधार पर भी हम जो व्यंजनों का या वर्णों का वर्गीकरण करते हैं वो दो प्रकार से करते हैं। एक होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा पढ़ेंगे हम महाप्राण। यानी कि देखिए नाम के आधार पर परिभाषा समझिएगा कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या है। तो देखो अल्प प्राण यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु का प्रयोग कम किया जाता है या अल्प मात्रा में प्राणवायु उच्चारण के समय बाहर निकलती है उनको कहते हैं अल्प प्राण। उनको क्या कहते हैं अपन, अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। और जिनके उच्चारण में वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उनको कहते हैं महाप्राण। ठीक है, तो जैसे जो अल्प प्राण है वो कौन कौन से हैं, देखो ये अल्प प्राण। अब अल्प प्राण कौन से हो गए, जिनके उच्चारण में वायु जो होती है वो कम मात्रा में बाहर निकलती है, वो तो अल्प प्राण है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का, अब अपन को यहाँ ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ग का, जो प्रत्येक वर्ग है उसका प्रथम, द्वितीय, प्रथम, तृतीय और पंचम, ये जो वर्ण होते हैं ये अल्पप्राण वर्ण होते हैं। कौन कौन से, प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, साथ साथ में सभी स्वर, इनके साथ में और क्या, सभी स्वर, इनका आप ध्यान रखिएगा। देखो सभी स्वर जो होते हैं ना वो घोष वर्ण होते हैं, अल्पप्राण वर्ण होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो क्या होता है, वो अल्पप्राण होता है। जैसे अब अपने के वर्ग ले लिया, तो के वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा कौन सा हो गया, पहला तो हो गया के, तीसरा हो गया गे और पांचवा हो गया, ऐसे ही चे वर्ग। चे वर्ग का पहला कौन सा, चे, जे और इसके बाद टे वर्ग लिया अपन ने, टे वर्ग का पहला टे, डे और ऐसे ही ते वर्ग। अब ते वर्ग का ते, दे और ने, और पे वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा कौन सा हो गया, पे, बे और में। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, अल्पप्राण। अब अल्पप्राण क्यों होते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय कम मात्रा में जो प्राणवायु है वो बाहर निकलती है, इसलिए इनको हम अल्पप्राण कहते हैं। अब महाप्राण में क्या होता है, महाप्राण में होता है कि जो प्राणवायु है वो अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। ठीक है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उनको क्या कहते हैं, हम महाप्राण कहते हैं। तो अब महाप्राण कौन कौन से होते हैं, तो देखो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो क्या होता है, वो होता है महाप्राण। क्या होता है, महाप्राण होता है। साथ साथ में
इनके साथ में हम बात करें कि जो अपने ऊष्म व्यंजन होते हैं, कौन से? ऊष्म, यानी कि जो से और है, ये भी साथ साथ में क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। तो देखो जैसे दूसरा चौथा कौन सा, जैसे अपन ने ले लिया के वर्ग, अब के वर्ग का दूसरा कौन सा है? ख, और चौथा कौन सा है? घ। ऐसे ही चे वर्ग का छ और झ, टे वर्ग का दूसरा चौथा ठे और ढे, ऐसे ही ते वर्ग का दूसरा चौथा थे और धे, और पे वर्ग का दूसरा और चौथा कौन सा हो गया? फे और भे। तो ये क्या हो गए? सारे के सारे महाप्राण वर्ण हो गए। तो साथियों ये महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। तो ये हमने प्राण वायु के आधार पर इनका वर्गीकरण किया है, अल्पप्राण और महाप्राण। ये तो विषम वाले, पहला, तीसरा और पांचवा, ये सम वाले, दूसरा और चौथा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हम वर्ण विचार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं कि जो हमने अभी वर्ण विचार हम पढ़ रहे हैं, इनके अलावा भी कुछ और व्यंजन जो हैं, जैसे हम ये कहें संघर्षी व्यंजन, किनको कहा जाता है? देखिए संघर्षी व्यंजन, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रखे जा रहे हैं कि जो संघर्षी व्यंजन है, यानी कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु मुख्य भागों का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, तो वो संघर्षी कहलाते हैं। ठीक है, इसमें क्या आते हैं? ऊष्म व्यंजन आते हैं अपने, जो से और है, ये अपने क्या हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, और इन्हीं को अपन संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। कुछ होते हैं स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। अब स्पर्श संघर्षी क्या होते हैं? यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में जो प्राणवायु है वो पहले किसी मुखावयव को स्पर्श करती है, ठीक है, और तत्पश्चात घर्षण करते हुए बाहर निकलती है। देखो इनमें क्या होता है, इनमें जो वायु है ना, वो हमारे मुख्य भागों से टकरा कर यानी संघर्ष करके क्या निकलती है? बाहर निकलती है। ऊष्म व्यंजन है, इनके बोलने से ऊष्मा पैदा होती है। अब स्पर्श संघर्षी क्या है? यानी कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण प्राणवायु पहले किसी मुखावयव को स्पर्श करती है और फिर उसके बाद घर्षण करती हुई, इस संघर्ष करती हुई क्या निकलती है? बाहर निकलती है, उनको हम स्पर्श संघर्षी कहते हैं। जैसे अपने एक छ, जे और झे, ये क्या है? ये स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। आपको हमने और बताया उत्क्षिप्त क्या होते हैं? उत्क्षिप्त जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको अपन ताड़न जात भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं अपन? ताड़न जात। ये कौन से होते हैं? ये हमने आपको बताए ड़े और ढे, ये ताड़न जात या उत्क्षिप्त वर्ण कहलाते हैं। और देखो ऐसे ही यदि हम बात करें कि कुछ पार्श्विक वर्ण भी हैं। पार्श्विक वर्ण किसे कहते हैं? देखो पार्श्विक वर्ण, अब जो पार्श्विक वर्ण है यानी कि जिन वर्णों को उच्चारण में वायु जो होती है ना, वो जिह्वा के दोनों पार्श्व भागों का स्पर्श करते हुए निकलती है। जिह्वा के जो पार्श्व भाग हैं उनका स्पर्श करते हुए जब प्राणवायु बाहर निकलती है तो वो क्या कहलाती है? पार्श्विक वर्ण कहलाते हैं। जैसे जो लय है वो पार्श्विक वर्ण माना जाता है, ठीक है। और ऐसे ही होते हैं लुंठित, लुंठित वर्ण, और लुंठित को अपन कंपन जात भी कहते हैं, प्रकंपित भी कहते हैं, ठीक है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जिह्वा जो होती है ना वो कंपन करती हुई, इसको इसीलिए कंपन जात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपन जात। कंपन जात क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो जिह्वा है वो कंपन करती हुई फिसलती है, तो ये लुंठित वर्ण कहलाते हैं। जैसे जो रे है वो रे इस श्रेणी में आता है, ठीक है, लुंठित में। और इसके अलावा आप जो अनुनासिक को जानते हैं, अनुनासिक क्या होता है?
वो जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, पंचम जो वर्ण होता है वो प्रत्येक वर्ग का। ठीक है, और जो संयुक्ताक्षर हैं, देखो यह संयुक्त जो वर्ण है या संयुक्त जिनको हम व्यंजन कह सकते हैं। ठीक है, तो जो संयुक्त अक्षर हैं, अपन ने कहा कि एक तो श, त्रय, जय और श्रेय, ये क्या है, ये संयुक्त अक्षर होते हैं। अब देखो इनको संयुक्त कहा जाता है क्योंकि ये किन्हीं दो से या दो से अधिक से मिलकर बनते हैं। तो ये किन से मिलकर बनते हैं, देखो जो ये है, ये के हलंत प्लस से, इनसे मिलकर इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई के, शे और ए, इनके मिलने से इनका निर्माण हुआ है। ऐसे जो त्रय है, ये ते प्लस रे, या फिर हम कह सकते हैं भाई रे के भी टुकड़े कर दो, ते प्लस रे प्लस ए, इस प्रकार से इनका निर्माण हुआ। जे की बात करें हम, ये जे, ठीक है, अब आप इसको हम गे बोलते हैं ज़्यादातर, जो कि हम गलत उच्चारण करते हैं इसका, क्योंकि देखो इसका निर्माण जो हुआ है ना, वो किस प्रकार से हुआ है, उसमें गे तो कहीं है ही नहीं, उसमें जे प्लस इसके बाद इंच, इस प्रकार से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। अब इसका ऐसा भी लिख सकते हैं हम, जे प्लस प्लस ए, इस प्रकार से। तो बताओ इसमें गे कहाँ है जो अपन गे बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही श्रेय, अब श्रेय का जो निर्माण हुआ देखो, शे हलंत प्लस रे, या हम यूँ कह सकते हैं शे हलंत प्लस रे हलंत प्लस ए, इस प्रकार से इन संयुक्त अक्षरों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो साथियों, ये हमने व्यंजन और वर्णों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानी। अभी व्यंजन वर्ण, या हम कहें कि जो वर्ण विचार है, वो टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आज की कक्षा को हम यहीं पर विश्राम देंगे, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इसलिए इसके बाद भी अगली कक्षा में हम इन वर्ण विचार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और इनका जो उच्चारण स्थान होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात अभी वो रह गई है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।